कैनन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का छठा अध्याय पढ़ रहे थे। केंद्र सरकार है और इसमें सरकार का अब पहला अध्याय पढ़ लिया गया। अब है दूसरा। सरकार का दूसरा अंग होता है कार्यपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब है कार्यपालिका। सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना से है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति पद का प्रावधान है या भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति बनने की योग्यता, वे भारत का नागरिक होना चाहिए, वे किसी लाभ पद पर हासिल नहीं होना चाहिए और वे पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने की और योग्यता है, वे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और राष्ट्रपति को चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होना अति आवश्यक है। और न्यूनतम कोटा यानी न्यूनतम कोटा का सूत्र है दिए गए वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भाजक 1000। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन किए जाने पर राष्ट्रपति को 5 साल के पूर्व से ही राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकते हैं। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, इनका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। अब है राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। राष्ट्रपति के दो प्रकार की शक्तियां होती है, एक सामान्यकालीन शक्तियां, दूसरी आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों में अब पहली है सामान्यकालीन में है कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां, यानी अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई है, जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियां स्वयं में या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करता है। और इस कार्यपालिका शक्तियों में राष्ट्रपति महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति वैधानिक रूप में होने के नाते वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और वैदेशिक रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है और विदेशों में संधियां या समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। भारत की तीनों सेनाओं जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। तो ये तो थी राष्ट्रपति की पहली सामान्यकालीन शक्तियों में कार्यपालिका शक्ति। दूसरी है विधायी शक्ति, यानी राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग माना गया है। भारतीय संसद यानी संसद का निर्माण है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से होता है।
अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है और संसद का सत्र समाप्त करता है। संसद का सत्र बुलाना और समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा का निश्चित काल से पूर्व ही लोकसभा को भंग कर सकता है और लोकसभा को समय से पूर्व ही ऐसी अब तक 9 बार भंग कर चुका है। यानी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष से पूर्व ही राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को निश्चित काल यानी अपने कार्यकाल से पूर्व ही भंग कर सकता है। अब तक लोकसभा को 9 बार भंग कर दिया गया है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र या संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियों में आगे हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवी क्षेत्र से या प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति आगे विधेयक पर विशेषाधिकार यानी राष्ट्रपति प्रत्येक विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में ही वो कानून के रूप में ग्रहण करता है। संसद का अधिवेशन न चलने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और राष्ट्रपति तब अध्यादेश जारी करेगा जब संसद का अधिवेशन सही तरीके से नहीं चलता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्तियाँ और वित्तीय शक्ति में इन्हें राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जाती है। यानी राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना या राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना न तो धन विधेयक और न कोई वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। ये प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अति आवश्यक होती है। और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समूह के आयव्यय का वितरण का उल्लेख करवाता है। समस्त राष्ट्रपति वार्षिक आयव्यय का वितरण प्रस्तुत करवाता है संसद के समक्ष। अगली चौथी शक्ति है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में यानी किसी भी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो उस दंड प्राप्त व्यक्तियों को दंड की सज़ा माफ़ कर सकता है या फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। यानी एकमात्र व्यक्ति होता है राष्ट्रपति जो फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। और किसी भी व्यक्ति को दंड प्राप्त है तो उस व्यक्ति को दंड की सज़ा को कम कर सकते हैं या पूर्ण रूप से माफ़ कर सकते हैं। यानी न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार होता है। राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार अनुच्छेद 72 के तहत दिया गया है। और राष्ट्रपति न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी एक तो समाधान का अधिकार है और न्यायाधीशों की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब है आपातकालीन शक्तियाँ या संकटकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों को राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया था, सामान्यकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 18 में मिलता है और आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 352 से 360 तक है।
अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। सशस्त्र विद्रोह की जगह मूल संविधान में पहले नाम सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उनके जगह सशस्त्र विद्रोह को रखा गया था। और राष्ट्रीय आपातकाल 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इनकी स्वीकृति होनी आवश्यक है और इसी को भी लागू करने के लिए 6 माह के बाद इनकी स्वीकृति आवश्यक होती है। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन या राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यानी कोई राज्य सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उस राज्य के राज्यपाल के लिखित आदेश पर देने से राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल इन्हें वित्तीय संकट की समस्या आने पर लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक नहीं लगा है। तो 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है और वित्तीय आपातकाल है। अब इनके बाद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति पद है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। संसद के दोनों सदन ने लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना जाता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, किसी लाभ पद पर हासिल नहीं होना चाहिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 वर्ष का। आगे है उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है लेकिन राज्यसभा का सभापति होता है। आगे है दूसरी उपराष्ट्रपति की शक्तियां। जब राष्ट्रपति की अनुपस्थित होती है तो तब राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। यानी जब राष्ट्रपति या तो त्यागपत्र दे दिया गया है या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया गया है, तब 6 माह तक उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्यभार संभालता है। आगे है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां, तो पहले प्रधानमंत्री की शक्तियां मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। यानी मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और मंत्रियों को विभागों का बंटवारा और मंत्रियों को परिवर्तन करने का अधिकार है वो प्रधानमंत्री के पास होता है।
यानी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। मंत्री परिषद का कार्य संचालन है, यानी जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है उस बैठक का सभापतित्व और कार्यवाही का संचालन करता है। प्रधानमंत्री एक तो मंत्री परिषद मंत्रिमंडल की जितनी बैठक होती है उन बैठकों के सभापतित्व और कार्यवाही के संचालन के काम करता है। शासन के विभिन्न विभागों का समन्वय के रूप में काम करता है और प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है या प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच समन्वय के रूप में काम करता है प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच समन्वय का काम करता है। अब आगे है मंत्रिपरिषद। देखो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दो चीजें। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री आते हैं। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियाँ होती है और राष्ट्रपति के पास नाममात्र की शक्तियाँ होती है। और इन मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री की परामर्श से, यानी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। और प्रधानमंत्रियों द्वारा मंत्रियों के कार्यों का विभाजन किया जाता है और इन मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और मंत्रिपरिषद के सदस्यों का कार्यकाल है, मंत्रियों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन इन्हें बीच में ही क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, यानी जब तक विश्वास पात्र है तब तक रखे जाते हैं। मंत्रियों के 3 प्रकार होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपना रखी है। सबसे बड़ा उच्च स्तर का मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री। इनके बाद में कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करने के लिए राज्य मंत्री और राज्य मंत्रियों की सहायता करने के लिए उप मंत्री होते हैं। आगे है मंत्रिमंडल की शक्तियाँ। मंत्रिमंडल की शक्तियों में राष्ट्रीय मंत्रिमंडल होते हैं, राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करते हैं, कानून निर्माण पर नियंत्रण रखते हैं, वित्तीय कार्य का काम करते हैं और राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण रखते हैं। अब आगे है न्यायपालिका। सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका। सरकार का प्रथम अंग होता है व्यवस्थापिका, यानी व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है। दूसरा अंग है कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है। और सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है न्यायपालिका, न्याय करने के काम करती है। मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, जबकि वर्तमान में न्यायाधीश हैं 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। यानी मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, 1 मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीश है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 31 है, 1 मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य न्यायाधीश है। इन सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति के द्वारा की जाती है। कॉलेजियम पद्धति का अर्थ होता है सुप्रीम कोर्ट का 1 मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर के नाम राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और फिर राष्ट्रपति उनको क्या करते हैं, न्यायाधीश के रूप में मंजूर करते हैं या नहीं भी करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता है वो किसी भी हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम किया होता है या 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो और वे भारत का नागरिक हो और राष्ट्रपति की नज़र में वो अच्छा एक ज्ञाता हो। इन जो न्यायाधीशों का है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है 65 वर्ष की आयु तक के पद पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पद पर रह सकते हैं और इन न्यायाधीशों को कदाचार साबित होने से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है और कब हटाएंगे? कदाचार या पद का दुरुपयोग करते हुए मिलते हैं तो इन न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह के होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 90,000 रुपये प्रति माह के होते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 90,000 रुपये है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रधान जो कार्यालय है वो नई दिल्ली में, यानी सुप्रीम कोर्ट का केंद्र या मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 में उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार है और पहला क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ होता है कि जब भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के बीच में विवाद हो जाते हैं तो उन विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाता है, या भारत सरकार और किसी भी केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है तो उन विवादों को शांत सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है, या किन्हीं 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है तो उन विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाता है। और जब हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाता है या हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर के हम क्या करते हैं? हमारे अधिकार ले सकते हैं। दूसरा क्षेत्राधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार है यानी हम अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कर सकते हैं। तो अंतिम अपीलीय क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट है। अंतिम अपीलीय यानी अपीलीय का मतलब होता है जब हाई कोर्ट कोई हमें निर्णय देता है उन निर्णय के विरुद्ध हमें या किसी भी कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हमें अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कर सकते हैं। और अपीलीय क्षेत्रों को 4 वर्गों में बांटा गया है। एक तो संवैधानिक, एक दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। विशिष्ट में आते हैं अनुच्छेद 135 में लिखा गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़ करके अन्य किसी प्रकार के अपीलीय क्षेत्र हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लगा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 143 में, और अनुच्छेद 143 में लिखा गया कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की बात मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अगला है सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, इनका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में। अभिलेख न्यायालय में होते हैं न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य समान रूप से मिलते हैं या सब जगह साक्ष्य एक रूप में स्वीकार करते हैं, वो अभिलेख न्यायालय में आते हैं। अभिलेख न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 129 में। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अगले मौलिक अधिकारों का रक्षक है, यानी हमारे मौलिक अधिकार का रक्षक करता है। हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर या हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर के रिट जारी कर सकते हैं और 5 तरह की रिट जारी लगा सकते हैं। अधिकार पर्चा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, परमाषेध, तो इन परमादेश, इन 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं। आगे है न्यायिक पुनरावलोकन है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी सुप्रीम कोर्ट को कानूनों की वैधानिकता जांच करने की एक बार पुनः शक्ति दी गई है। इन न्यायिक शक्तियों का उल्लेख है अनुच्छेद 131 और 132 में दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक
पुनर्लोकन का अधिकार दिया गया है, जिसके किसी भी निर्णय के विरुद्ध एक बार वैधानिक रूप से या कानून के रूप में पुनः जांच की जा सकती है। धन्यवाद।